डॉक्टर साहब, SCO समिट का कामयाब इनकाद हुआ, मेहमान आए, 2 वीटो पावर्स के वज़ीर-ए-आज़म आए और काफ़ी इस्लामाबाद में पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे रहीं। सरमायाकारी के एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से आप समझते हैं कि ये समिट एक सनद है पाकिस्तान के लिए कि अब सरमायाकार आएंगे, वो पाकिस्तान पे एतमाद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, पाकिस्तान के बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि इतने सारे ममालिक, उनमें से रशिया, चाइना, इंडिया, टार कंट्रीज़, ईरान, ये सब बड़े ममालिक हैं। ये 40% हैं दुनिया की पॉपुलेशन का। ये 60% लैंड होल्ड करते हैं। इनमें से 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। चाइना एक राइजिंग टेक्नोलॉजिकल पावर है, एनर्जी, एग्री बेस्ड, माइंस एंड मिनरल्स। सो ये है अहमियत इस खित्ते की। सो फॉर पाकिस्तान certainly this is a good omen that so many countries have come to Pakistan and there has been a multilateral engagement. अब इसमें से क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो तय हुई, जो मैं इसको कहता हूँ ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। ये 3 ही पैराडाइम्स हैं ना जिसमें आपने प्ले करना है। इसमें ये हुआ कि एक SCO बैंक नया आएगा, एक SCO फंड क्रिएट होगा, और अहमियत इस चीज़ की कि दुनिया में जो खित्ते ईस्ट एशिया को देखिए तो आसियान, वो जो SCO की ट्रेड है उसका एक तखमीना आपको दे दूं, बहुत कम लोग देंगे, $500 अरब का है इस वक्त। गो बैक फ्यू ईयर्स तो ये 300 थी। सो इसको कंपेयर करें आसियान से, वो 6 गुना है यहाँ से। बट हम 40%, 3 अरब लोग इस खित्ते में रहते हैं, और पावर्टी का इंसिडेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक एनर्जी, कार कंट्रीज, रशिया तेल, एनर्जी अगेन, ईरान तेल, एनर्जी, चाइना इज सर्टेनली डिफरेंट। चाइना का एक नया ग्रोथ इंजन है, वो दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज, लिथियम आयन, सेमीकंडक्टर्स, वो हाई टेक्नोलॉजी में चला गया है। सो चाइना ने हमें ये सबक सिखाया है कि ग्रोथ इंजन्स बनाने हैं। इंडिया एट द सेम टाइम एक जिसे आप कहते हैं, जब 90 की दहाई में ब्रेक किया, उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स और उन्होंने सर्विस सेक्टर को अपना, जिसे कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए बनाया। पाकिस्तान मैक्रो स्टेबिलिटी के साथ साथ अब इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है, नई मार्केट्स ढूंढ रहा है, नई एक्सपोर्ट ढूंढ रहा है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान एट अ टाइम जबकि हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सॉफ्टर इमेज पाकिस्तान का, कि हम ऐसी चीज़ करा सकते हैं। वी आर अ मैच्योर नेशन, हम दुनिया के साथ रहना जानते हैं। और जो खित्ते के ममालिक हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में आज ये ज़रूर कहा कि आखिरी बात के कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, पर हमारा जो प्रोग्रेस है एज एन SCO वो साझी होनी चाहिए, और हमें हर चीज़ जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको मान कर, अगर आप कम्युनिके देखें, और मैंने देखा है वो, तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो ऑल इन ऑल अ गुड स्टोरी। एक चीज़ आई थिंक मिसिंग थी, इन्होंने ज़्यादा बात पीपल टू पीपल एक्सचेंज और बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज की नहीं की। आई थिंक जो अब ग्रुप्स बने वो इन 2 चीज़ों पे काम करें, तभी ताल्लुक बढ़ेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। जी सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये $500 अरब की आपने बात की, मुझे याद है 18 में, हम 2018 में चाइना गए थे, तो वहाँ जब ये बात होती थी CPEC के हवाले से $60 अरब की सरमायाकारी की, तो उन्होंने कहा कि आप $500 अरब के बारे में क्यों नहीं सोचते। और ईरान की उन्होंने मिसाल दी कि हम $400 अरब की वहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं, 200 की तो अब हो भी रही है। तो हमने जो इस वक्त सामने आए हैं फिगर के $11 अरब की सरमायाकारी के मुफाहमती यादाश्तें हुई हैं या तवक्को कर रहे हैं। हम ये जो सोचते हैं, इतना छोटे फिगर क्यों सोचते हैं? ये हमारी कैपेसिटी का इशू है या कुछ और मसला है? देखिए, ये हमेशा इशू तो वही है जो भी आपने आखिर में एक लफ्ज़ यूज़ किया। पाकिस्तान में हिज रॉयल हाइनेस आई थे, $20 अरब की सरमायाकारी बननी थी, एक रिफाइनरी। आज उस बात को मेरे ख्याल 5 साल गुजर गए हैं, ना कोई रिफाइनरी है सवाए रेकोडिक जो इस वक्त ऑन द टेबल है, और $2.2 अरब के मुआहदे जो नए हुए हैं। हम अब उस तरफ बढ़ रहे हैं, बट वो सारी बात, तेल आएगा रशिया से, आज 30% कम की बात उस वक्त हुई थी, आज आप देख लीजिए। CPEC 2 पिछले 3-4 साल से हमने लानी थी, अब वहाँ खड़े हैं जहाँ पे IMF हमें ये कह रहा है कि नहीं, आप मराहत ना दें, आप अपनी SEZs को फेड आउट करें। पाकिस्तान
को अगर आगे बढ़ना है तो ये तो रियलाइज करना पड़ेगा ना कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सख्त चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए। एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क्स नए जो लाएंगे वो ऐसे ना हो कि हम बाद में कह रहे हों कि वो देखें ना जी 2002, 94 और 2015 की पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में भी कोताही थी हमारी साइड से, पर आईपीपीज ने भी फायदा उठाया। पाकिस्तान इज इन द ग्रिप ऑफ अ चैलेंज व्हिच आई ऑलवेज से इज अ पब्लिक सेक्टर HR चैलेंज। उसको जब तक ओवरकम नहीं करेंगे तो जैसे आप फरमा रहे हैं इन 11 अरब डॉलर की जो ये हुजम है MOUs का, इसको भी अगर आप बना लें इनटू रियल गुड ऑन द ग्राउंड सरमायाकारी एक्सपोर्ट रिलेटेड, अब जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो यही सोचना है ना मसला क्या है कि एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर की है, क्रॉस नहीं कर रही, 18-19 उसमें से टेक्सटाइल है, बाकी लेदर और फार्मा और बाकी मिलाएं और एग्रीकल्चर मिलाएं तो ये टोटल एक्सपोर्ट है मुल्क की। बेच नहीं पाते दुनिया को, जो दुनिया को बेचेंगे नहीं तो एक खसारे में खड़े रहेंगे। अब बताइए कि आपने क्या करना है। मुझे इन मुआहिदों से याद आया, मैं नया गवर्नमेंट में आया था तो उस वक्त FODP एक चीज होती, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, 5 अरब डॉलर। अब चलें उससे आगे चलिए, जिनीवा के 11 अरब डॉलर के प्लेजेस थे, 9 या 10 या 11 अरब डॉलर के, आप उसका अहाता करें। एक तो बात है कि जो भी कर रहे हैं उसको अमली जामा पहनाना जो है, इस कॉन्फ्रेंस में भी आखिर में बड़ी अच्छी बात हुई और मैं हमेशा कहता हूँ ये बात हुई कि ऑपरेशनलाइज, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये 3 लफ्ज यूज हुए। ये 3 लफ्ज मेरे लिए तो जिसे कहेंगे ना होल्ड द मोस्ट प्रॉमिस ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर डिस्कस्ड। ये कैसे हमने सब कुछ जो है उसको अमली जामा पहनाना है। डॉक्टर साहब ये बताइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आपने बात की तो IMF हमें पाबंद कर रहा है कि नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप नहीं बनाएंगे, तो ये चाइना के साथ मिल के हमने CPEC के हवाले से बनाने, ये पाबंदी उन पर भी आयद होगी या वो इससे मुस्तस्ना है? देखिए विद द IMF, और इस पे हम किसी दिन प्रोग्राम में पूरा MEFP जो डॉक्यूमेंट होता है जो पाकिस्तान या कोई भी अथॉरिटी साइन करती हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये कहना कि एक मुल्क जिसकी 13% रह गई है इन्वेस्टमेंट टू GDP, 18 थी 10-15 साल पहले चले जाइए। अब असल बात ये है कि IMF को बराबर कराना था अथॉरिटीज़ ने कि भाई ये स्टेबिलिटी जो है इस पे फोकस बहुत करके हम इन्वेस्टमेंट मुल्क में अगर ना ला पाए तो 3 साल बाद तो फिर वहीं खड़े होंगे कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं चली, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो ये जो आपने बात सामने रखी है ये बहुत अहम हो गई है। हमने ये कहा है कि हम फेज आउट कर देंगे इंसेंटिव्स को 2035 तक। सारे जो हमने दिए हुए हैं SEZs में, 9 SEZs हैं पाकिस्तान में, और कोई नए इंसेंटिव फिजिकल यानी कि मालियाती तौर पर टैक्स की मद में नहीं देंगे। तो अगर ऐसा है तो आई एम नॉट श्योर कि जो CPEC 2 का जो फ्रेमवर्क है उसमें अगर कोई इंसेंटिवाइजेशन की ज़रूरत है तो वो कैसे करनी है, इसको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि IMF से दोबारा डिस्कशन करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक बात अथॉरिटीज़ पाकिस्तान की भी बाहर भी ये देखी है कि इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट टेबल पर अथॉरिटीज़ की साइड से बहुत कम होते हैं। सो जो गुफ्तगू है वो शायद उतनी बराबर नहीं करवा पाते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो इतनी जिसे कहेंगे अपनी फोर्सफुली नहीं बता पाते कि ये सारी सिचुएशन है, इसमें हमें कुछ अरसा इसको डिले करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि मैं फैसल को दे दूंगा, खाकान से छीन लूंगा, अरशद साहब को नहीं। कहना यह है कि इरशाद साहब को भी दूंगा, मसावी रखेंगे, बट इस वक्त इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, और आपका क्या मतलब है कि जो UAE में इन्वेस्टमेंट आती है, जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट आती है, उसके लिए वो ज़मीन साजगार नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर नहीं बनाते, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं घटाते, वो ईज नहीं पैदा करते। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक